Hello everyone, welcome back to our channel The Magnet Academy। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर अपनी स्टडी को हमारी चैनल के साथ द मैग्नेट एकेडमी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और अपने कंसेप्ट को रेगुलरली क्लियर कर रहे होंगे। लास्ट जो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम जो है वीबीटी के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। होप कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, नेमिंग जो है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज होंगी वो सब कुछ क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर फिर भी आपको उसमें कुछ भी डाउट आता है, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को कर दीजिए, अपने कमेंट को लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन को मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर 9 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का जो हमारा रनिंग में है, आज हम लेते हैं CFT। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो CFT की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए जो CFT जो है, जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ना, इनको लेकर के दी गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में जो है सबसे पहले बताया था वॉन ब्लैक ने बताया था और बेथे ने बताया था। बेथे एंड वॉन ब्लैक ने बताया था। इन्होंने ये बोला कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम्स हैं और जो डोनर एटम कौन से, लिगेंड्स, यही बताया था मैंने। डोनर एटम्स कौन से, लिगेंड्स होते हैं। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो सारी क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है, तो मैं इनके पॉइंट्स लिखती हूँ। इट इज गिवन बाय वॉन ब्लैक एंड बेथे। किसने दिया था? वॉन ब्लैक ने दिया और बेथे ने दिया था। ओके, फिर देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction between central metal atom and donor atom of ligands। देखिए जो CFT जो है केवल और केवल जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए डील करती है। जो भी सेंट्रल एटम है उनके डी ऑर्बिटल्स के साथ में ये केवल और केवल डील करती है। तो मैं क्या बोलूं? इट डील्स विद ओनली डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम्स। इज इट क्लियर एवरीवन? देखिए जब मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, जिसमें जो है जो वॉन ब्लैक और बेथे जो है, जब इन्होंने CFT की स्टडी की थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया, तो जो वॉन ब्लैक और बेथे ने जो CFT थ्योरी दी थी, आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब दी थी, तो उसने बोला कि लिगेंड्स जो होते हैं ये यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज के जैसे जो है ये कंसीडर किए जाते हैं। तो मैं पॉइंट को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू CFT ligands are considered as a point charges। लिगेंड को किस तरीके से यहाँ पर जो लिया जाता है? पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में। लाइक जैसे मेटल आयन है ना, और यहाँ पर क्या है? लिगेंड है। अब ये लिगेंड कैसे हो सकते हैं भाई? नेगेटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है, ये ना। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कैसा हो भाई? न्यूट्रल हो। कैसा हो? न्यूट्रल हो। अगर ये लिगेंड कैसा है, यहाँ पर मान लीजिए ये H2O आता है या फिर अमोनिया आ जाता है, तो ये सब कैसे होंगे भाई? न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। कैसे लिगेंड्स होते हैं? ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो इसमें जब भी इनकी स्टडी की जाती है तो इनको जो है पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में जो इनको कंसीडर किया जाता है। किसकी तरह कंसीडर किया जाता है? पॉइंट
चार्जेस की तरह जो है कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन एंड दूसरा एनायन। जब ऐसा केस होता है जिसमें जो है लिगेंड जो है ऋणावेशित होता है, एनायन होता है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच में जो है आयन आयन इंटरैक्शंस प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के इंटरैक्शन? आयन आयन इंटरैक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस केस के अंदर लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट हो, न्यूट्रल हो, तो यहां पर जो है आयन डाइपोल इंटरैक्शन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? आयन डाइपोल इंटरैक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि CFT के अकॉर्डिंग क्या है, लिगेंड्स को जो है पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। अगर लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो इनके बीच में आयन आयन इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, और अगर लिगेंड्स कैसे न्यूट्रल हैं तो इनके बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या क्या पॉइंट बोले कि वॉन ब्लैक और बेथे ने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ लेता है, हु गेव CFT? वॉन ब्लैक एंड बेथे। जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड्स को जो है पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में जो है कंसीडर किया जाता है। ये जो केवल और केवल सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स के लिए ही डील करता है, बाकी S, P या F ऑर्बिटल्स के साथ में ये डीलिंग नहीं करते हैं, है ना। सो होप कि आप लोगों ने ये चीजें नोट डाउन कर ली होंगी, और अगर नहीं किए तो टेक स्क्रीनशॉट। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, है ना। और अगर कोई भी आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को टाइप कर दें, ठीक है। अब देखिए, जब केवल और केवल डी ऑर्बिटल्स के साथ ही ये जब डीलिंग करता है, तो उस डीलिंग के अंदर आपको पता है कि इनके अंदर जो कुछ डी जनरेशंस होते हैं, अपभ्रंशता इनके अंदर होती है। जब ये डी जनरेट होते हैं तो डी ऑर्बिटल्स जो है T2G और EG दो टाइप के सेट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ये हमारा क्या है भाई, 1 2 3 और 5, क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। देखिए, जब भी ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स जो है ये दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है T2G सेट और एक होता है आपका EG सेट। कौन कौन से सेट्स में? T2G सेट और EG सेट के अंदर जो ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डीजनरेट हो जाते हैं। जब हम इन T2G सेट और EG सेट की बात करते हैं तो T2G सेट जो है ट्रिपली डीजनरेटेड होते हैं, 1 2 और 3। कैसे है ये? ट्रिपली डीजनरेटेड होते हैं। कैसे है ये? ट्रिपली डीजनरेटेड। जबकि जो EG सेट होते हैं ये डबली डीजनरेटेड होते हैं, डबली डीजनरेटेड होते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात भाई। अब अगर मान लीजिए आपको याद भी नहीं है कि कौन सा ट्रिपली है कौन सा डबली है, तो T2G में 3, EG में 2, तो 2 से और 3 से, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आपको लॉन्ग ये चीज रह जाएगी। देखिए, जो T2G जो सेट होता है ये जो है आपका लोअर एनर्जी का सेट होता है। कैसा सेट होता है ये? लोअर एनर्जी सेट होता है, यानी कि मैं क्या बोल दूं, इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है and it has high energy, it has high energy, is it clear? इसकी एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है। इसके अंदर जो है जो डी ऑर्बिटल्स की कौन कौन से जो है सब ऑर्बिटल्स आते हैं, हम बात करें तो DXY, DYZ और DZX, ये आते हैं DXY, DYZ और DZX। जबकि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? DZ² एंड DX², Y²। कौन कौन से आते हैं इसमें? DX² और DX², Y², ये दोनों सेट्स आते हैं। तो टेक स्क्रीनशॉट और राइट इट। चलिए, अब यहां तक तो बात हमारी जनरली क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमको इसको जो है डिवाइड करना है ना।
अब डिवाइडेशन के बाद में भाई जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी, तो आपको कोई भी अगर मॉलिक्यूल दे देता है और उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लें, है ना, कि किस तरीके से आप जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे, तो वो किस तरीके से होता है। ये चीजें जो आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपके सिलेबस में दिए गई हैं, बाकी कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो हम यहाँ पे दो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, या फिर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले तो देखिए, इसको मैं इरेज करती हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन भी कर लिया होगा, है ना। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाऊंगी जो कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर दिया, एक ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5। कैसा ऑर्बिटल है ये? डी ऑर्बिटल है। कैसा है ये? आइसोलेटेड सेंट्रल एटम है, आइसोलेटेड सेंट्रल एटम। कैसा है ये? आइसोलेटेड सेंट्रल एटम। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बीच में बनाती हूँ ताकि आप मुझे भी स्पेस मिल जाएगा। आइसोलेटेड सेंट्रल एटम, या हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों को साथ साथ में करते हैं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे, है ना। अलग अलग करेंगे कोई मतलब नहीं है, एक साथ कर लेते हैं इनके बारे में। ये क्या हो गया? आइसोलेटेड सेंट्रल एटम। जैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक्साइट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं या उसके अंदर ऐड होते हैं, तो क्या हो जाता है, इनके अंदर एक्साइटेशंस होती हैं। इस तरीके से ये एक्साइट हुआ, 1 2 3 4 और 5। ये क्या है? डी एस एस एफ, डी एस एस एफ। अब बात आती है एस एस एफ क्या है यहाँ पे? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड है। ये क्या है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड है। ये क्या? ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं और यहाँ हम देखते हैं हमारे टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, ये जो है टेट्राहेड्रल के लिए जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाती है, तो ये DSSF जो होती है, ये इसकी डिस्टेंस से कम इन दोनों की डिस्टेंस होती है। ये किसके लिए? आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब देखिए क्या हुआ, ये दो सेट्स में जो है टूटेगी, यहां से और यहां से। ये भी क्या होगा भाई? दो सेट्स में टूट जाएगी। हमेशा याद रखिए, जो T2G सेट होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, वो नीचे की तरफ बनेगा, T2G, और EG यहां पर। ठीक है, यहां बात करें तो नीचे की तरफ EG सेट और ऊपर की तरफ रहता है आपके T2G सेट। बात हो गई क्लियर? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये टोटल होती है 10 DQ। चाहे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बोलूं, चाहे वो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बोल दूं, 10 DQ। ठीक है, अब देखिए जब मैं वहां पर बात करती हूँ भाई, जब बाइफर्केशन हुए हैं यहाँ पर, जब ये दो पार्ट्स में या दो सेट्स में जब डिवाइड हुई हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है या यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जीज है, ये भी तो अलग हो जाएंगी ना। ये भी क्या हो जाएंगी? अलग हो जाती है। तो यहाँ पर के लिए क्या हो जाता है? ये -0.4 डेल्टा ओ, -0.4 डेल्टा ओ, या फिर मैं इसको क्या बोल दूं, 4 DQ, माइनस का 4 DQ कह दूं। क्या कह दूं? माइनस का 4 DQ। इसको देखिए आप लोग, माइनस का 4 DQ, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, और इसको क्या कह सकती हूँ, माइनस का 2/5 डेल्टा ओ। ये क्या है? ओ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल को। तो देखिए ये वाली जो हमारी जो वैल्यू है, ये तो किसके लिए आ रही है? इस वाली डिस्टेंस के लिए आ रही है। जब मैं इस वाली डिस्टेंस की बात करूं, तो ये अपर साइड है पॉजिटिव में, +0.6 डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी।
ठीक है। या फिर मैं और क्या बोल सकती हूँ, प्लस का 6d3 ऐसा भी बोल सकती हूँ। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ इसको 3/5 डेल्टा ओ। बात तो वही है, देख लो, बात तो वही है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये जो वैल्यूज आ रही है ना, अब आपको क्या याद रखना है, ये जस्ट ऑपोजिट। अब आपको याद भी कैसे रहेगा भाई, 2 2 जा 4 तो क्रॉस में ले जाओ, 2 3 जा 6 तो क्रॉस में ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल वैल्यू तो कितनी है आपकी 10d3। यहां से यहां तक की डिस्टेंस की एनर्जी देखूं, स्प्लिटिंग एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक की देखूं, तो उसका ऑपोजिट कर दो। बस एक चीज को याद रखोगे तो आपको जो है दूसरी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक ही याद रह जाएगी। तो यहाँ पर नीचे की तरफ कितना है, माइनस का 0.4, नीचे की तरफ यहाँ कितना आएगा, माइनस का 0.6। किसके लिए, डेल्टा ओ। ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, टेट्राहेड्रल के लिए। या फिर क्या बोल दूं यहाँ पर, माइनस का 6 डेल्टा टी, माइनस का 6d3, सॉरी dq। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 0.4 डेल्टा टी, या फिर मैं क्या कह दूं 4d3। और क्या बोल सकती हूँ इसको, 2/5 डेल्टा टी और 2/5 डेल्टा टी। और इसको और क्या बोला जा सकता है भाई, 3/5 डेल्टा टी। ये हो गया हमारा, इसको नोट डाउन करिए पहले। अभी मैं इसको इरेज नहीं करूंगी, यहीं से ही आपको जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC के बारे में देखें। तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये क्या फुल फॉर्म होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSC की फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखिए, अब जो है CFSC की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के लिए भी पूछ सकता है और टेट्राहेड्रल के लिए भी ये पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूं भाई कि सबसे पहले तो ये मुझे पता होना चाहिए कि CFSC या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। स्प्लिट होने में जो एनर्जी लग रही है, क्या बात हो गई भाई, स्प्लिट होने में जो एनर्जी लग रही है ना, मैं बोल सकती हूँ स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेटेड लेवल ड्यू टू द, लिख दूं यहाँ पर, स्प्लिटिंग ऑफ द degenerated splitting of the degenerated level due to the presence, splitting of the degenerated level due to the presence of ligands in a definite ज्योमेट्री, है ना। एक निश्चित ज्यामिति के अंदर लिगेंड के प्रेजेंट होने की वजह से जो डीजेनरेटेड लेवल या अप ब्रंश जो स्तर होते हैं उनके अंदर जो विपाटन होता है, यही आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSC कहलाती है। क्या कहलाती है, CFSC। इसको जो है डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप बोलेंगे मैडम आपने यहाँ पे O भी लिखा है, इधर T भी लिखा है, ये केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन किसका है कि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है और ये किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए, है ना। O रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC को, और यहाँ पर T रिप्रेजेंट कर रहा है टेट्राहेड्रल की CFSC को या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक हो गई हमारी बात। अब देखिए, जब हम इसके अंदर देखते हैं एनर्जी का जो ऑर्डर हम देखते हैं, तो वो देखें हम, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट को जो इरेज कर रही हूँ, डेफिनेशन वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ये इरेज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसी से ही जो है मैं आपको जो ऑर्डर लिखूंगी वो आप यहीं पे ही कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी।
तो क्या बोलूं, रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये देखिए, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट मींस क्या है कि एनर्जी बढ़ रही है ना। तो ऑक्टाहेड्रल की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, डी ईजी सेट की, ईजी सेट जो है डी ऑर्बिटल का उसकी, फिर किसकी, डी एसएसएफ की, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड के लिए, उसके बाद में किसकी, डी T2G की, और उसके बाद में किसकी है, डी आइसोलेटेड सेंट्रल एटम की है, डी आइसोलेटेड सेंट्रल एटम की है। ये भी याद रखना, कई बार T2G और EG के लिए पूछ रहे है ना, तो EG की ज्यादा होगी T2G से, केवल मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूं इसके लिए तो DEG की ज्यादा है किससे, डी T2G से। ये देखिए, ये बताइए एनर्जी ऑर्डर आपको समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही बात करती हूँ टेट्राहेड्रल के लिए, रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं ये इरेज करती हूँ भाई, यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, पता चल गया आपको यहाँ पर, है ना। अब मैं बात करती हूँ फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बताइए किसकी, T2G, फिर DSSF, फिर EG एंड देन आइसोलेटेड। देखिए ये बन गया इसके बराबर में, हालांकि ये आएगा यहाँ पर, ये और नीचे जाएगा, है ना, ऐसा, ठीक है। ये इसके बराबर में नहीं है। तो अगर मैं अब इसके लिए एनर्जी ऑर्डर देखती हूँ तो D T2G, फिर DSSF, फिर DEG, और उसके बाद में D आइसोलेटेड। क्लियर। यही अगर मैं बात करती हूँ, यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ केवल T2G और EG के लिए, तो क्या हो जाएगा भाई, T2G और EG सेट की बस बात हो रही है, तो D T2G और DEG। बताइए ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, ये किस तरीके से स्प्लिटिंग हुई है ना, इस स्प्लिटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग ऑर्डर आपको ध्यान होगा तो ये एनर्जी ऑर्डर आपको ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लो। अगर मैं ये बोलूं कि जो CFSE है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में पूछूं तो ये देखिए भाई, टेट्राहेड्रल लेवल यहीं तक आया, ऑक्टाहेड्रल ऊपर गया था। इसके DSSF से ही हम देख लेते हैं, ये इधर आया और ऑक्टाहेड्रल के लिए इधर आया था। तो अगर मैं रिलेटिव एनर्जी पूछूं भाई यहाँ पर, है ना, रिलेटिव एनर्जी या CFSE पूछ दूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल की बात करूं, तो अगर मैं CFSE की बात करती हूँ कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से अगर कंपेयर करना पड़े तो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है किससे, टेट्राहेड्रल से। तो ये चीजें जो हैं आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। जो भी आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर जो मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया या एनर्जी का जो ऑर्डर बताया है, यही चीजें आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल ध्यान होनी चाहिए, रटा जाएगा नहीं। आपको केवल और केवल ये जो आपको मैंने आउटलाइन दी है इसको दिमाग में फिट करना है, ताकि ये चीजें आपको रटनी नहीं पड़े। इन चीजों से कोई आप दिमाग में ही कैलकुलेट करिए और फिर ऑर्डर को अपने आप यहाँ पर पुट कर दो। तो होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ओके, चलिए देखिए अब हम देखते हैं किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इसके अंदर फिल किए जाते हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल के लिए भी देखेंगे हम और टेट्राहेड्रल के लिए भी देखते हैं।
तो मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर लिखवा देती हूँ ताकि एक दो एग्जांपल्स भी बता देंगे, है ना। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए हम देख रहे हैं? फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हम बात करते हैं। तब देखिए भाई, यहाँ पर आपने देखा था ऐसा ही था क्या कुछ, 1 2 3 4 और 5, ये टूट गया था, ऐसा कुछ टूटा था, है ना। नीचे की तरफ क्या था? Eg। ऊपर की तरफ क्या था? T2G। ऊपर की तरफ क्या था? T2G, है ना। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होगी वो कैसे होगी? मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख रही हूँ, उस नंबरिंग से ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। नाउ डी के अंदर टोटल 10 जाते हैं, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन एंड देन 10th इलेक्ट्रॉन, एंड देन 10th इलेक्ट्रॉन। ये बात हो गई आपकी क्लियर? आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। डी ऑर्बिटल में आपको पता है कि मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब सबसे पहली बात तो यह है कि मैडम हमको क्या पता चलेगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो वीबीटी में मैंने आपको सिखाया है, स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगी। वीबीटी के थ्रू आप क्या करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो ये हो गई। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है भाई कि जो हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ओनली प्रेजेंट होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बात आई, क्या हो गया आपका हाई स्पिन और क्या होता है यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो ये देख लो भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब कि एक सेट के विदाउट पेयरिंग, बिना पेयर हुए ही पहले दूसरा सेट भी हाफ फिल्ड हो जाए। जब दूसरा सेट भी हाफ फिल्ड होता है तब इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5, फिर आया 6 7 8 9 10। तो आप बताइए कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? ऑब्वियसली इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल याद रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल में दोनों टाइप के जो है कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ओनली प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हो गया, सॉरी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज ओनली प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल, क्योंकि पहले ये फिल्ड हाफ फिल्ड होगा, फिर ये हाफ फिल्ड होगा, उसके बाद में ये फुल फिल्ड होना स्टार्ट होगा एंड देन इट वुड बी फुल फिल्ड, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ये होता है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। 11th में आप ये चीज पढ़ चुके हैं। हुंड भी तो यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक कि जो भी ये इलेक्ट्रॉन जो है हर ऑर्बिटल में एक 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 ना आ जाए, या हाफ फील्ड ये जब तक ना हो जाए, जब तक ये हाफ फील्ड नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वहां पर पॉसिबल नहीं होती है। तो ये कौन से रूल को फॉलो करता है? हुन्स रूल को फॉलो करता है। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए, मैं यहीं पर जो है आपको सारे के सारे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में लिख देती हूँ। मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया जिसके अंदर केवल D1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है या D10 है। ये चीजें 1 की बात करूं तो किसमें जा रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए, आपका कुछ भी आता है, कोई भी आपका अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, आप वीबीटी से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद में
अगर CFT के थ्रू बोलता है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। तो VBT, अगर CFT भी आती है तो पहले आपको VBT आनी चाहिए। VBT से आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आपको शेप पता चल गई, कॉम्प्लेक्स पता चल गया आपको कि कैसा है वो कॉम्प्लेक्स, शेप के थ्रू आपको पता चल गया। शेप के थ्रू पता चलने के बाद में अब देखिए भाई, अगर टेट्राहेड्रल आ गया है तो टेट्राहेड्रल में तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि हाई स्पिन होगा, यानी कि पहले सारे के सारे हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद में फुल फिल्ड होना ये स्टार्ट होता है। तो D1 अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है, D1 अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है तब देखिए कैसा भाई, E1 EG1 T2G0, D2 के लिए आए 1 2, यानी कि EG में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और T2G में 0। यहाँ EG में भाई अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो तो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में गया, तो EG में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1। 4 के लिए EG2 T2G2 4, EG3 T2G, EG2 T2G3 5 के लिए हो गए। 6 की बात करूं, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ गया, 1 2 3 टोटल कितने EG में, 3 इलेक्ट्रॉन, और T2G में भी 3। 7 के लिए बात करूं तो 1 2 5 तक उधर गए, 6 और 7 टोटल 4, तो EG4 और T2G3 1 2 3 यही तो गए 3 4 5 नंबर। D10 की अगर D8 की बात करती हूँ तो 8 यहाँ गया, यानी कि EG में भी 4 इलेक्ट्रॉन और T2G में भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो EG4 T2G4, EG4 T2G5, EG4 T2G6। अब आपने कहा मैडम आपने फटाफट क्यों किया, भाई EG में तो मैक्सिमम ही 4 जा रहे हैं, तो वो तो अब आगे तो कहाँ फिल होएगा, दोबारा थोड़ी आएगा, तो इन्हीं के अंदर तो फिल होगा। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। बोलिए भाई यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो टेक स्क्रीनशॉट और राइट इट। हाँ जी, एक चीज और याद रखना कि इसके अंदर जो है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो डेल्टा टी टेट्राहेड्रल के CFSE से ज्यादा होती है, तो इतनी पेयरिंग एनर्जी नहीं मिल पाती है इसको, इसीलिए ये पहले हाफ फील्ड होता है एंड देन फुल फील्ड में कन्वर्ट होता है। और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है भाई, हुन्स रूल को फॉलो करता है, या हुन्स लॉ को ये फॉलो करता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार इससे पूछ लेता है कि पेयरिंग एनर्जी अगर टेट्राहेड्रल CFSE से ज्यादा होती है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन या लो स्पिन, तो हमेशा हाई स्पिन होगा। बताइए भाई यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए, होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, किसकी बात करते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल में ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा और एज वेल एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट होंगे। लो स्पिन का मतलब क्या हो गया कि पहले पेयरिंग होगा, उसके बाद अपर ऑर्बिटल्स में जा रहा है, T2G लेवल में जाएगा, अपर लेवल में जाएगा। और हाई स्पिन का मतलब पहले दोनों के दोनों लेवल क्या होंगे, दोनों के दोनों लेवल्स क्या होंगे आपके, बताइए भाई, हाफ फील्ड होंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन दोनों को भी यहीं पे एक साथ मैं आपकी टेबल बनवा देती हूँ। यहाँ पर ये बात हो गई हमारे ऑक्टाहेड्रल के लिए, 1 2 3 4 5 ये हो गया, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इधर इधर अब अलग अलग आप कहेंगे मैडम ये आपने क्या कर दिया, नीचे की तरफ क्या था T2G, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, और ऊपर की तरफ क्या था EG, इसमें भी तो वही चीज आएंगी,
ये Eg और ये हो गया आपका T2G। ये क्या हो गया आपके T2G, और इसमें T2G नीचे ही था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इनिशियली मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए एक बार तो क्या होता है जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है डेल्टा ओ से, ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, इस केस में क्या होता है अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो डेल्टा ओ से, डेल्टा ओ से, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहां क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम एक साथ यहां पर देख लेते हैं। हाई स्पिन का मतलब 1 2 3 4 5 हाफ फिल्ड हो गया अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। 5 के बाद 6 7 8 9 और 10। वहां इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखूं किसके लिए, लो स्पिन, और लो स्पिन में क्या होता है पहले ये फुल फिल्ड होगा एक लेवल, फिर दूसरे लेवल में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलिए भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम आई। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप यहां पर भी कर सकते हैं। देखिए इधर D1 D2 D3 D4, और ऊपर ले लेती हूँ ताकि मेरे पास जगह हो जाए। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। ठीक है, पहले मैं इसके लिए देखती हूँ, किसके लिए, हाई स्पिन के लिए। अब हाई स्पिन का ऑर्डर बताइए भाई, आप खुद बताओ। मैं काम करती हूँ सारा का सारा एक साथ लिखती हूँ। T2G 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 और T2G। इसके बाद में क्या आएगा हमारा, Eg के लिए आएगा Eg। क्लियर। अब बताइए भाई एक के लिए T2G में गया 1 0, 2 के लिए सीधा 2 और 0, 3 के लिए 3 और 0, 4 के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें गया, इसमें गया ना, तो 3 यहां पर और 1 यहां पर, 3 यहां पर और 2 यहां पर, 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। छठा इलेक्ट्रॉन का आया यहाँ 1 2 3 और 4, यानी कि T2G 4 Eg कितने 2, T2G 5 Eg कितने सॉरी 2, Eg T2G 6 Eg कितने भाई 2। अब देखिए T2G तो फुल हो गया, अब इसमें कितने 9 जाएगा, यानी कि 4 5 और 9th इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 3, यहाँ पर भी 6 और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई हमारी। नोट डाउन करिए, हो गया। इधर देखिए मैं ये वाला स्पेस जो है ना मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, इसको क्यों नहीं इरेज किया, क्योंकि यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ वो किसके लिए लिख रही हूँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। D8 है D10 D9, मैं वैसा का वैसे लिखती हूँ। पहले T2G आएगा, उसकी तरह ऑक्टाहेड्रल जैसे टेट्राहेड्रल में पहले हम Eg लिख रहे थे, फिर T2G जा रहा था, क्योंकि जिसके अंदर पहले फिलिंग होगी आप उसको ही लिखेंगे। लिख लीजिए मेरे साथ साथ में, और कोशिश करिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ना लेकर के मेरे साथ साथ में ट्राई करें, है ना,
क्योंकि जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस में लेंगे ये चीज उतनी ही इजी होगी। और यकीन मानो कि ये चीज जो है इतनी स्कोरिंग है कि अगर ये चीज, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो आपके मार्क्स इसके अंदर कहीं भी नहीं जाएंगे। कंप्लीट मार्क्स यू कैन ऑब्टेन T2, G, EG एंड EG। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखते हैं भाई। तो यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखें तो T2G में कहां पर गया, 1 पे, 1 0 2 0 3 0। अब बताइए चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है यहीं पे तो जा रहा है। तो 1 2 3 4 इजी में 0 5 0 6 0, 6 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका तो 1 2 3 4 5 6 और 7th यहाँ पे, यानी कि 6 और 1, इजी में तो एक इलेक्ट्रॉन ही गया, 6 और 2, 6 and 3, 6 and 4। दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैम अब हमें क्या पता चलेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें देखना कब देखना है, कब हमें हाई स्पिन देखना है। भाई टेट्राहेड्रल के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, उसके अंदर तो हाई स्पिन ही है। बात तो तब है ना जब आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दे देता है। तो देखिए क्या याद करेंगे आप लोग, मैंने वीबीटी में आपको बोला था कि कब कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना और कब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना, बताया था ना। वीबीटी वाली आप जो है वीडियो को देख लो एक बार। अगर ऐसा कोई व्यूअर है जो कि अभी मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो वो मेरे वीबीटी वाले जो है वीडियो को वो वॉच करें, ताकि आपके जो है यहाँ पर ये जो भी कंसेप्ट्स हैं वो वीबीटी से ही जाकर के क्लियर होंगे, डायरेक्ट सीएफटी के करने से ही कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो अब बताइए भाई यहाँ पर ये कौन सा है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये किसके लिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। और यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will not change, है ना। ये कब होगा भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will not change, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will change। अब ये बात आ गई कि मैडम ये क्या पता चलेगा कब चेंज करना है कब नहीं, तो वीबीटी वाली वीडियो को वॉच करो, उसके अंदर मैंने पूरे आपको रूल्स और एक डायग्रामेटिक सिस्टमेटिक जो एक डायग्राम सा दे रखा है, जिसके अंदर मैंने लिगेंड्स भी बता दिए कि कौन कौन से लिगेंड्स आएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना, और कौन से लिगेंड आने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना है। तो इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ टेक अ फ्यू एग्जांपल्स नाउ, है ना। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल, मैं शॉर्ट में अब लूंगी, सब कुछ आप कर चुके हैं है ना, बिल्कुल शॉर्ट में मैं लूंगी। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं एक COCl4 की पावर -2। याद करिए वीबीटी में मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना होता है। कॉम्प्लेक्स का नेम लिखने से भी पहले आपको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर स्किप कर दी हैं, आपको अच्छे से आती है, ठीक है। यहाँ पे मेटल ये और 4 Cl है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना निकल गया, x -4 -2, तो x -2 + 4 देन x = +2, यानी कि CO प्लस पर क्या आ गया +2। फी को नहीं याद करिए, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फी को, है ना, यानी कि कोबाल्ट के लिए क्या था हमारा D7 आ रहा था, 3D7 और 4s2, तो कोबाल्ट +2 के लिए कितना आ गया 3D7 और 4s0। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब कौन सा है भाई, हेलो आपका लिगेंड है, याद करो हेलो लिगेंड में मैंने क्या बोला था, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। याद करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया 4s और ये हो गया आपका D और 4p के लिए, है ना। तो क्या हो गया भाई, कितने भरने हमको, 4 भरने, तो ये क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट हो गया, क्योंकि इसके अंदर Cl और Cl इन चारों में भर दिया हमने, ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। sp3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है भाई, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल के लिए आपको ये देखना ही नहीं है कि ये जो है हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, सीधा आपको पता है कि टेट्राहेड्रल के अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही एग्जिस्ट करता है। तो 3D7 की बात कर दूं मैं, तो अगर मैं 3D7 की बात करूं तो देखिए भाई T2G
यहाँ पर भाई अगर मैं D7 के लिए यहाँ पर लिखती हूँ तो क्या हो गया, ये T2G और EG तो जाएगा, T2G और सॉरी EG और T2G, टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, EG और T2G। अब बताइए ये रहा EG और ये रहा T2G, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यही बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर आपको बताया था। तो कितना हो गया, EG4 T2G3। बोलिए भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल गई हमारी, नोटेड डाउन, वेरी गुड भाई, है ना। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को। तो ये हमारा हो गया अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। वन मोर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी हियर, दैट इज एग्जांपल इज FeCN होल 6, FeCN होल 6 की पावर -3। सेम स्टेप्स वही फॉलो करने हैं हमें, x - 6 इक्वल्स टू -3, देन x - 3 + 6, देन x प्लस का 3। निकल गया भाई हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। Fe कितने नंबर पे भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe 6 नंबर पे जा रहा है, 3d6 4s2, कितना चार्ज प्लस का 3, 3 2 यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तो 3d5 4s0। बोलिए भाई 1 2 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। याद करिए मैंने लिगेंड्स बताए थे, अगर साइनाइड है तो चेंज इन कन्फिग्रेशन, ये इधर ये इधर, तो जब चेंज इन कन्फिग्रेशन हो गया तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। बताइए लिगेंड्स कहाँ फिल होंगे, 2 तो इसमें जाएंगे, एक इसमें जाएगा, कितने 6 हैं, 2 3 4 5 और 6। बताओ कितना क्या हो गया, D2sp3, 3 4 5 और 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया आपका, D2sp3। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पहचानना है कि हमने क्या किया था, चेंज इन कन्फिग्रेशन किया, चेंज इन कन्फिग्रेशन, चेंज इन जब कन्फिग्रेशन हमने किया है तो हमारा क्या आता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर चेंज इन कन्फिग्रेशन नहीं होता तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, है ना। तो अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके लिए, D5 के लिए तो आएगा इधर, है ना। तो यहाँ पर बताइए कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि कितना हो गया भाई, T2G5 और EG0। अब बात करें हम कि क्या पता चला मैडम आपको यहीं से ही, तो सीधी सी बात है भाई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन हो, शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स बताई थी, वहां पर जो भी रूल्स वगैरह मैंने बताए थे। तो हमारा इसका जो है अकॉर्डिंग टू CFT क्या आ गया, T2G5 EG0, क्या आ गया, T2G5 EG0। इट्स ऑल अबाउट आवर CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और भी आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स हैं, सो यू हैव टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल्स, okay, and if there is any query then write your comment in comment section, okay. It will be sorted out in our next video, so keep watching, stay tuned with us. Thank you.